गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर से मैं आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर के जो सर्कुलर्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा और इस वे के अंदर बताऊंगा सो दैट इसी वीडियो लेक्चर से वो एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम तक मेमोराइज हो जाएंगे। सर्कुलर को हर एक क्वेश्चन डिपार्टमेंट से पूछेंगे और डिपार्टमेंट से हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन और आंसर लेंगे सो दैट क्वेश्चन आंसर फॉर्म में समझने से वो प्रोविजन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको सर्कुलर अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन डिपार्टमेंट से बनता है कि एक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है जो पूरा इक्विपमेंट बनाता है जिसका नाम है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ओके, एक है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है जो पूरा इक्विपमेंट नहीं बनाता, वो सिर्फ इक्विपमेंट का कंपोनेंट बनाता है और सप्लाई करता है इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को। अब हमारा क्वेश्चन यह है कि इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर से कंपोनेंट बनवाने का कॉन्ट्रैक्ट करा और उस कंपोनेंट को बनाने के लिए जो मोल्ड्स और डाइस लगते हैं, जो साँचे लगते हैं, वो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर दिए, प्रोवाइड कर दिए, एफओसी बेसिस पे प्रोवाइड कर दिए। ओके, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को जिससे वो कंपोनेंट बनवा रहा है, खरीद रहा है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को ये जो मोल्ड्स, ये जो डाइस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे हैं, क्या ये सेक्शन 7 से सप्लाई माना जाएगा? डिपार्टमेंट ने कहा आंसर इज नो। विदाउट कंसीडरेशन सप्लाई तभी माना जाता जब वो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर आपका डिस्टिंक्ट पर्सन होता या फिर आपका रिलेटेड पर्सन होता। क्योंकि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर इस गिवन केस में ना तो आपका डिस्टिंक्ट पर्सन है और ना ही वो आपका रिलेटेड पर्सन है, तो इस केस में जो आपने विदाउट कंसीडरेशन एफओबी बेसिस पे जो मोल्ड्स और डाइस क्या करे हैं, प्रोवाइड करे हैं, वो सेक्शन 7 शेड्यूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं है, वो ट्रांजैक्शन क्या नहीं है, सप्लाई नहीं है। रीजन बीइंग क्योंकि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर आपका रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है वैल्यूएशन से रिलेटेड। कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ कंपोनेंट निकालेगा। तो उस केस के अंदर क्या वो मोल्ड्स और डाइस की अमोर्टाइज कॉस्ट को क्या करेगा, इंक्लूड करेगा? क्या वो इंक्लूड करेगा? तो डिपार्टमेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया, आंसर इज नो। आपको ध्यान होना चाहिए कि 15 सबसेक्शन 2 जो है, 15 सबसेक्शन 2 जो है और उसका क्लॉज भी है, वो ये कहता है अगर ओरिजिनल लायबिलिटी किसकी होती, सप्लायर की होती, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी किसकी होती, सप्लायर की होती, और उस एक्सपेंडिचर को फिर रिसिपेंट इनकर्ड करता ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर के, तब वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होती कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर की। लेकिन इस गिवन केस में मोल्ड्स और डाइस की कॉस्ट इनकर्ड करने का जो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी है वो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर पे नहीं है, वो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर पे ही है। तो एज पर 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज 20 से ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। रीजन बीइंग क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी रिसिपेंट की ही थी, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की थी, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर की नहीं थी, सप्लायर की नहीं थी। ओके, अब हमने तीसरा क्वेश्चन पूछा कि हमने जो मोल्ड्स उसको दिए, डाइस जो दिए, फ्री ऑफ क्या दिए, कॉस्ट दिए, जो ट्रांजैक्शन क्या नहीं है, सप्लाई नहीं है, क्या हमें उन मोल्ड्स पे, डाइस पे लिए गए आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ेगा? डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की भरपूर प्रशंसा करी और डिपार्टमेंट ने कहा आंसर इज नो। जब वो मोल्ड्स प्रोवाइड करने की लायबिलिटी खुद रिसिपेंट की ही थी, खुद इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की थी, तो उसने वो जो कॉस्ट इनकर्ड करी है और जो मोल्ड्स उनको प्रोवाइड करे हैं वो इन कोर्स ऑफ बिजनेस करे हैं, और जब वो इन कोर्स ऑफ बिजनेस मोल्ड्स और डाइस क्या हुए हैं, यूज हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में उसके रेस्पेक्ट में आईटीसी को रिवर्स करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने कहा बात अच्छे से समझ में आ गई। तो डिपार्टमेंट ने कहा ये देख लीजिए क्या लिखा है, लिखा है नो रिवर्सल ऑफ आईटीसी। क्यों है? रीजन बीइंग भी लिखा है क्योंकि ये हमने दिए हैं इन कोर्स ऑफ कौन सा है, बिजनेस दिया है। हमने कहा बात हमको अब अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब हमने पूछा वन मोर क्वेश्चन है, मान लीजिए वो मोल्ड्स और डाइस है,
वो एक्सपेंडिचर करने की जो लायबिलिटी थी वो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर पे थी। एज पर कॉन्ट्रैक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो वो एक्सपेंडिचर इनकर्ड करने की लायबिलिटी हमारे सप्लायर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर की थी। लेकिन वो एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, ऑन बिहाफ ऑफ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने, रिसिपेंट ने वो कॉस्ट क्या कर दी, इनकर कर दी और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मोल्ड्स और डाइस क्या कर दिए, प्रोवाइड कर दिए। तो अब क्या एज पर 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी क्या वो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर की वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा? डिपार्टमेंट ने कहा यस, इस केस में तो बिल्कुल बनेगा। और इसी केस में तो बनेगा जहां ओरिजिनल लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी सप्लायर की हो और वो एक्सपेंडिचर सप्लायर के बिहाफ पे रिसिपेंट इनकर कर दे, तो फिर वो जरूर सप्लायर की वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी। लेकिन डिपार्टमेंट ने का ध्यान रखना कितना पार्ट बनेगा? जो मोल्ड्स और डाइस ये ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है, रिपीटेटिव यूज के होते हैं, तो इस केस में उसकी जो अमोर्टाइज कॉस्ट होगी, जो उसकी क्या होगी, अमोर्टाइज कॉस्ट होगी, वो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या बनेगा, पार्ट बनेगा। हमने कहा समझ में आ गई। बस लास्ट क्वेश्चन एक और दिमाग में आ रहा है, क्या इस केस में आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ेगा? डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की भरपूर प्रेस करी, प्रशंसा करी। डिपार्टमेंट ने कहा आंसर इज यस। क्यों? इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वो लायबिलिटी सप्लायर की थी, वो लायबिलिटी सप्लायर की थी, ओके, और आपने, आपकी लायबिलिटी थी नहीं, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की लायबिलिटी थी नहीं, आपने बिना लायबिलिटी के उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो मोल्ड्स और डाइस क्या कर दिए हैं, प्रोवाइड कर दिए हैं। तो इसे नहीं माना जाएगा कि ये इन कोर्स ऑफ बिजनेस है। इसलिए इस केस के अंदर आपको उसके आईटीसी का क्या करना पड़ेगा, रिवर्सल करना पड़ेगा। और डिपार्टमेंट ने कहा देखिए, पढ़ पाएंगे आप, ये लिखा है रिवर्सल ऑफ क्या है, आईटीसी बाय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्ड। और क्या होगा, उसकी जो अमोर्टाइज कॉस्ट होगी वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या बनेगी, पार्ट बनेगी। ओके, हमने कहा बात हमको बिल्कुल समझ में आ गया। डिपार्टमेंट ने कहा बस यही सर्कुलर था और इसका यही क्या था, क्लैरिफिकेशन था। ओके, यस। तो आइए अब हम नेक्स्ट सर्कुलर करते हैं। नेक्स्ट सर्कुलर, क्लैरिफिकेशन ऑन इश्यू ऑफ जीएसटी ऑन एयरपोर्ट लेवीज। तो अगला जो क्लैरिफिकेशन है, ये जो हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है, जैसा अडानी एयरपोर्ट हो गए या जीएमआर क्या हो गए, एयरपोर्ट हो गए, तो ये अपने पैसेंजर पे लेवीज लगाते हैं जो उनको वेरियस सर्विसेज एयरपोर्ट पे प्रोवाइड होती है, तो उनके लिए अलग अलग नाम से लेवीज लगाते हैं और उसका कलेक्शन करते हैं। तो उस पे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी के लिए क्लैरिफिकेशन है। आइए उस क्लैरिफिकेशन को देखते हैं और समझते हैं। तो रीड करते हैं, पैसेंजर सर्विस फीस एंड यूजर डेवलपमेंट फीस बीइंग चार्ज्ड लेविड बाय एयरपोर्ट ऑपरेटर फॉर सर्विस प्रोवाइडेड टू पैसेंजर्स एंड आर कलेक्टेड बाय द एयरलाइन एज एन प्योर एजेंट and is not a consideration for any service provided by the airline। तो अब देखिए क्या कहा जा रहा है, ये जो पैसेंजर सर्विस फीस होती है, पैसेंजर को सर्विस मिल रही है उसके लिए उनसे फीस ले रहे हैं, और यूजर डेवलपमेंट फीस सो डेट एयरपोर्ट का और डेवलपमेंट किया जा सके, एडवांसमेंट किया जा सके, तो इस नाम से भी पैसेंजर से ये फीस क्या करते हैं, रिकवर करते हैं। ये जो दो फीस है, ये लेवी कौन कर रहा है, ये लेवी कर रहा है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, जो एयरपोर्ट ऑपरेटर है, वो क्या कर रहे हैं, लेवी कर रहे हैं। किस पे लेवी कर रहे हैं, पैसेंजर पे क्या कर रहे हैं, लेवी कर रहे हैं। तो इसका मतलब सप्लायर कौन है, सप्लायर है हमारा एयरपोर्ट ऑपरेटर, और रिसिपेंट कौन है उस सर्विस का, जो पैसेंजर है वो उसका कौन है, रिसिपेंट है। अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है कि इसका कलेक्शन कैसे किया जाता है। तो इसका कलेक्शन एयरलाइन कंपनी करती है। एयरलाइन कंपनी पैसेंजर सर्विस फीस और यूजर डेवलपमेंट फीस पैसेंजर से क्या करती है, कलेक्ट करती है, अलोंग विथ किसके साथ में, जीएसटी के साथ में। जो पैसेंजर सर्विस फीस पे और यूजर डेवलपमेंट फीस पे जीएसटी लगता है, ओके, इन दोनों को वो पैसेंजर से क्या करती है, कलेक्ट कर लेती है, अलोंग विथ उसको जो एयरफेयर चार्ज करता है वो भी कर लेते हैं, और पैसेंजर सर्विस फीस और उस पर लगने वाला जीएसटी भी पैसेंजर से क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद में सेम अमाउंट किसको दे देते हैं, एयरपोर्ट ऑपरेटर को दे देते हैं। एयरपोर्ट किसको दे देते हैं, ऑपरेटर को दे देते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन क्या बन रहा है, अब यहां पर क्वेश्चन ये बन रहा है कि ये जो पैसेंजर सर्विस फीस है, ये जो यूजर डेवलपमेंट फीस है, जो एयरलाइन कंपनी ने पैसेंजर से क्या करी है, कलेक्ट करी है, तो क्या इस पे जीएसटी पे करने की लायबिलिटी क्या एयरलाइन कंपनी की होगी? आंसर इज नो, आंसर इज नो, क्योंकि एयरलाइन कंपनी ने जो क्या करा है, रिसीव करके एयरपोर्ट ऑपरेटर को दिया है, वो एज एन प्योर एजेंट दिया है। कैसे दिया है, प्योर एजेंट। और याद करो रूल 33, रूल 33 क्या कहता है,
अगर सप्लायर कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड करता है, अगर सप्लायर कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड करता है एज एन प्योर एजेंट, प्योर एजेंट का मतलब है कि जितना अमाउंट क्या करा दिया उतना ही अमाउंट क्या करा, सेम अमाउंट रिकवर करा, जितना अमाउंट एयरपोर्ट ऑपरेटर को दिया सेम अमाउंट ही पैसेंजर से क्या करा, रिकवर करा। तो एज एन प्योर एजेंट अगर आप कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड करते हो तो वो सप्लायर एयरलाइन कंपनी की वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा, वो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में से क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो एयरलाइन कंपनी को जीएसटी पे करने की कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती है पैसेंजर सर्विस फीस पे और यूजर डेवलपमेंट फीस पे। ठीक है, उसकी पे करने की कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती है। लायबिलिटी किसकी बनती है, एयरलाइन कंपनी की, सॉरी एयरपोर्ट ऑपरेटर की। जो एयरपोर्ट ऑपरेटर हैं, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, उनकी क्या बनती है, लायबिलिटी बनती है। अब उन्होंने पैसेंजर से क्या कर लिया, जीएसटी कलेक्ट कर लिया थ्रू एयरलाइन कंपनी, वो गवर्नमेंट को जीएसटी क्या करेंगे, डिपॉजिट करवाएंगे। तो और लायबिलिटी किसकी रहेगी, लायबिलिटी रहेगी एयरपोर्ट ऑपरेटर की। ओके, एयरपोर्ट ऑपरेटर की लायबिलिटी रहेगी। अब अगला क्वेश्चन बनता है, रिसिपेंट कौन है, इस सर्विस का रिसिपेंट कौन है, पैसेंजर है। अब अगर मान लीजिए पैसेंजर रजिस्टर्ड है और वो उसका आईटीसी क्लेम करना चाहता है, तो आईटीसी क्लेम करने के लिए तो इनवॉइस चाहिए। अब वो कौन से डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आईटीसी क्लेम करेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी ध्यान से सुनिए। एयरलाइन कंपनी ने जो उसको इनवॉइस दी थी जिसके अंदर पैसेंजर सर्विस फीस कलेक्ट करी थी, यूजर डेवलपमेंट फीस कलेक्ट करी थी अलॉन्ग विथ इस पे लगने वाली जीएसटी के साथ में, ये उसी इनवॉइस के बेसिस पे क्या कर सकेंगे, आईटीसी को अवेल कर सकेंगे, आईटीसी क्लेम कर सकेंगे। हमने कहा बात यहां तक हमको समझ में आ गई है कि जो अल्टीमेट हमारा रिसिपेंट पैसेंजर है वो क्या कर सकेगा, आईटीसी ले सकेगा ऑन द बेसिस ऑफ एयरलाइन कंपनी इनवॉइस। एयरलाइन कंपनी ने जो इनवॉइस दी है उन पे। ओके, और एयरलाइन कंपनी को इस पे कोई भी जीएसटी पे नहीं करना है, वो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा, जीएसटी पे करना होगा एयरपोर्ट ऑपरेटर को। अब हमने कहा हमारा एक और क्वेश्चन यहां पर दिमाग में आ रहा है और वो क्वेश्चन हमारा ये है, मान लीजिए एयरलाइन कंपनी पैसेंजर सर्विस फीस कलेक्ट करके जो एयरपोर्ट ऑपरेटर को दे रही है, इसके लिए अगर वो कोई भी क्या करती है, कंसीडरेशन चार्ज करती है, अगर सेपरेटली कोई भी कंसीडरेशन क्या करती है, चार्ज करती है, तो उसका क्या जीएसटी ट्रीटमेंट होगा। डिपार्टमेंट ने कहा बहुत ही सिंपल है, अगर एयरलाइन कंपनी एयरपोर्ट ऑपरेटर से कलेक्शन चार्जेस, कुछ भी कलेक्शन चार्जेस क्या करती है, लेती है, तो यहां पर सप्लायर कौन हो जाएगा, एयरलाइन कंपनी सप्लायर हो जाएगी। और उस कलेक्शन चार्जेस पे एयरलाइन कंपनी को जीएसटी क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। रिसिपेंट कौन हो जाएंगे, एयरपोर्ट ऑपरेटर हो जाएंगे, उनके लिए वो बीइंग इनपुट सर्विस बन जाएगी और वो उसका आईटीसी क्या कर सकेंगे, क्लेम भी कर सकेंगे। तो अगर एयरलाइन कंपनी अगर कलेक्शन चार्जेस क्या कर रही है, ले रही है एयरपोर्ट ऑपरेटर पे, एयरपोर्ट ऑपरेटर से, तो उस कलेक्शन चार्जेस पे एयरलाइन कंपनी को जीएसटी पे करना पड़ेगा और एयरपोर्ट ऑपरेटर वो उसका क्या ले सकेंगे, आईटीसी ले सकेंगे, क्योंकि वो उनके लिए क्या बन जाएगी, इनपुट सर्विस बन जाएगी। तो देखिए ये लास्ट वाला यही लिखा है, द कलेक्शन चार्जेस जो हैं, द कलेक्शन चार्जेस पेड बाय एयरपोर्ट ऑपरेटर टू एयरलाइंस आर ए कंसीडरेशन फॉर सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एयरलाइंस टू द एयरपोर्ट ऑपरेटर एंड एयरलाइंस शैल बी लायबल टू पे जीएसटी ऑन द सेम अंडर क्या है, फॉरवर्ड चार्ज। आईटीसी ऑफ द सेम विल बी अवेलेबल, ठीक है ना, किसको, एयरपोर्ट ऑपरेटर को उसका क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। तो ये हमारा सिंपल सा क्या था, क्लैरिफिकेशन था, किसको लेके, एयरपोर्ट ऑपरेटर ने जो लेवीज लगाई है बीइंग पैसेंजर सर्विस फीस और यूजर डेवलपमेंट फीस, उसको लेके क्या था, हमारा ये क्लैरिफिकेशन था जो हमने यहां पर क्या कर लिया है, देख लिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन करते हैं। क्लैरिफिकेशन, ईएमआई क्या होती है। तो देखिए ईएमआई एक फिक्स्ड अमाउंट होती है। ईएमआई क्या है, एक फिक्स्ड अमाउंट है जिसको पे करने से, ठीक है, ईएमआई को पे करने से जो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट होता है और जो इंटरेस्ट होता है वो दोनों क्या होता है, पे होता रहता है। तो ईएमआई एक फिक्स्ड अमाउंट है जिसके अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों क्या होते हैं, पे ऑफ होते हैं। अब अगली बात है, अगर आप ईएमआई को विद इन स्पेसिफाइड टाइम पेमेंट नहीं करते हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए बैंक को है, जिससे भी लोन लिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को है, अगर ईएमआई को आप टाइमली क्या नहीं करते हैं, लास्ट डेट तक पेमेंट नहीं करते हैं, तो बैंक आप पे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप पे जरूर पीनल क्या लगाती है, इंटरेस्ट लगाती है और एडिशनल इंटरेस्ट भी लगाती है। ओके, तो ईएमआई में तो नॉर्मल इंटरेस्ट इंक्लूड है ही, अब उसका टाइमली पेमेंट नहीं करोगे तो आप पे और एडिशनल और पीनल इंटरेस्ट लगाया जाता है, इस बात का, क्योंकि आपने ईएमआई का डिले क्या करा है, पेमेंट करा है। तो ये बात तो ईएमआई को समझने की हो गई। अब हमारा यहां पर क्वेश्चन क्या है, क्लैरिफिकेशन है, और क्लैरिफिकेशन है ये जो पीनल इंटरेस्ट लगा है, ये जो एडिशनल इंटरेस्ट लगा है,
क्योंकि हमने ईएमआई जो है इंस्टॉलमेंट का ड्यूली पेमेंट नहीं करा, विद इन स्पेसिफाइड टाइम में पेमेंट नहीं करा, तो ये एडिशनल और पीनल इंटरेस्ट पे जीएसटी की क्या एप्लीकेबिलिटी होगी उसको लेके क्लैरिफिकेशन है। क्लैरिफिकेशन को समझने से पहले हम क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि इंटरेस्ट जो होता है जीएसटी के अंदर, इंटरेस्ट अगर लोन का हो और एडवांसेस का हो तो हमारी जो एग्जेम्पशन एंट्री है, नोटिफिकेशन है, उसकी एंट्री नंबर 27 से लोन और एडवांस का जो इंटरेस्ट होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्ट होता है। एज पर सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 और क्लॉज डी ये बोलता है कि अगर आपने कोई सप्लाई करी है, अगर आपने कोई सप्लाई करी है, गुड्स या सर्विस जो भी सप्लाई करी है, और उस सप्लाई का अगर रिसिपेंट डिलेड पेमेंट करता है, उस सप्लाई का डिलेड पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन करता है, अगर सप्लाई के कंसीडरेशन का डिलेड पेमेंट करता है और उस वजह से अगर सप्लायर उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज करता है, लेट फी चार्ज करता है या पेनल्टी क्या करता है, चार्ज करता है, तो एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी वो उस सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस की वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होता है। तो एक इंटरेस्ट लोन एडवांस का हुआ तो एग्जेम्प्ट होता है, और अगर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस अगर करी है और उसका डिलेड पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन हुआ तो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या बनता है, पार्ट बनता है। और तीसरा हमारा यह है कि अगर आपको कोई पेनल्टी पे करनी पड़ रही है, और पेनल्टी इसलिए पे करनी पड़ रही है क्योंकि जो सप्लायर है उसने एग्री करा है टॉलरेट एन एक्ट को, वो सिचुएशन को, एक्ट को टॉलरेट करने के लिए एग्री हुआ है, इंप्लाइड या एक्सप्रेसली उसने क्या करा है, एग्री करा है कि यस आप ये पेनल्टी का पेमेंट कर दोगे, तो उस सिचुएशन को, उस एक्ट को क्या मैं कर लूंगा, टॉलरेट कर लूंगा। तो आपको याद होगा शेड्यूल सेकंड जो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चैप्टर है, सेक्शन 7 है, उसमें शेड्यूल सेकंड है। शेड्यूल सेकंड का पैरा 5 के क्लॉज ई में क्या बताया गया कि अगर कोई भी कंसीडरेशन है किस बात के लिए, एग्रीइंग टू टॉलरेट एन एक्ट के लिए, उसे हम सप्लाई ऑफ क्या मानते हैं, सर्विस मानते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि अगर कोई पेनल्टी लग रही है, अगर कोई क्या लग रही, पेनल्टी लग रही है टॉलरेट एन एक्ट, एग्रीइंग टू टॉलरेट एन एक्ट की, तो उसे हम क्या मानते हैं, सप्लाई ऑफ, सेपरेट सप्लाई ऑफ सर्विस का कंसीडरेशन मानते हैं। अब हमारा क्वेश्चन यही है कि हमने इंस्टॉलमेंट का क्या नहीं करा, टाइमली पेमेंट नहीं करा, हमारी एडिशनल इंटरेस्ट लगा, हम पे पिनल इंटरेस्ट लगा, तो क्या एडिशनल और पिनल इंटरेस्ट हमारी जीएसटी में क्या वो एग्जेम्प्ट होगा, या फिर जो हमने गुड्स या सर्विस सप्लाई करी है वो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड होगा, या फिर इस एडिशनल इंटरेस्ट या पिनल इंटरेस्ट को हम सेपरेट सप्लाई ऑफ सर्विस का कंसीडरेशन मानेंगे। कौन सी सेपरेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, एग्रीइंग टू टॉलरेट एन एक्ट, कि सप्लायर ने टॉलरेट करा है कि आपने टाइमली पेमेंट नहीं करा, तो उसने उस एक्ट को, उस सिचुएशन को क्या करा, टॉलरेट करा। कैसे टॉलरेट करा, आपसे एडिशनल और पिनल इंटरेस्ट लेके, तो क्या उसको हम किसी सेपरेट सप्लाई ऑफ सर्विस का क्या मानेंगे, कंसीडरेशन मानेंगे। इन तीनों में से क्या होगा, क्या वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, या फिर जो ओरिजिनल सप्लाई करी है जिसका आपने पेमेंट डिले करा उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा, या तीसरा उसे हम सेपरेट ही सप्लाई ऑफ सर्विस का क्या मानेंगे, कंसीडरेशन मानेंगे। तो इसको लेके क्लैरिफिकेशन सीखना है। इसको अपन एक एग्जांपल से सीखेंगे। ये एक्स है, ठीक है, मिस्टर एक्स है या एक्स कंपनी है या एक्स फर्म है, जो भी है, ये सप्लायर है, और वाई रिसिपेंट है, कंपनी है, इंडीज वाले फर्म है, जो भी है। एक्स ने मोबाइल फोन क्या करा, बेचा, 40,000 रुपए की वैल्यू का मोबाइल फोन क्या करा, वाई को बेचा। एक्स ने ही बेचा है। अब एक्स के पास में, ठीक है, 40,000 का मोबाइल फोन उसने क्या करा है, बेचा है। अब इसके पास में इनवॉइस इश्यू करने के क्या है, दो तरीके। इंस्टॉलमेंट पे बेचा है, इंस्टॉलमेंट पे एक तो होता है डाउन पेमेंट पूरा एक साथ कर दिया, फुल पेमेंट 40,000 में, तो मोबाइल की वैल्यू 40,000 है, लेकिन रिसिपेंट ने उसको पूरा डाउन पेमेंट नहीं करा है, उसको इंस्टॉलमेंट पे लिया है। अब एक्स दो तरीके से इनवॉइस बनाता है, ठीक है। पहला केस है जहां पर वो एक ही इनवॉइस बनाता है, एक ही इनवॉइस बनाता है 44,000 रुपए की, कि 11,000 रुपए की आप मुझको क्या दोगे, 4 इंस्टॉलमेंट दोगे। तो इसके अंदर उसने नॉर्मल ब्याज भी क्या कर लिया, जोड़ लिया, ठीक है, नॉर्मल ब्याज भी जोड़ लिया। तो उसने इंस्टॉलमेंट पे दिया, तो 11,000 की 4 इंस्टॉलमेंट है। सिंगल इनवॉइस ही बनाई है, उस मोबाइल फोन की बेचने की एक ही इनवॉइस बनाई है, और ये कहा अगर इस 11,000 की इंस्टॉलमेंट का पेमेंट अगर आपने टाइमली नहीं करा तो मैं आपसे और एडिशनल और पीनल क्या लूंगा, इंटरेस्ट लूंगा, और एडिशनल और पीनल क्या लूंगा, इंटरेस्ट लूंगा 500 रुपए पर मंथ। तो 11,000 रुपए पर मंथ की तो इंस्टॉलमेंट बनाई है जिसमें ब्याज जुड़ा हुआ है, और अगर उसका भी टाइमली पेमेंट नहीं करा तो और एडिशनल ब्याज लूंगा 500 रुपए क्या है, पर मंथ है, अगर डिले करी इस 11,000 की इंस्टॉलमेंट के पेमेंट का। अब यहां पर हमारे ये क्वेश्चन बनता है कि इस इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा। ये जो एडिशनल इंटरेस्ट है 500 रुपए पर मंथ है, अगर टाइमली पेमेंट नहीं करते तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो सॉल्यूशन है, चाहे वो नॉर्मल इंटरेस्ट हो और चाहे वो एडिशनल इंटरेस्ट हो,
ओके, कोई सा भी इंटरेस्ट हो, नॉर्मल हो, एडिशनल हो, पीनल इंटरेस्ट हो, जो भी हो, ये सब उस एक्स जो है ना, एक्स जो सप्लायर है जिसने मोबाइल फोन बेचा है, उसी मोबाइल फोन की ही वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या बनेगा, पार्ट बनेगा। इसे हम कोई लोन वोन नहीं मानेंगे, हमें इसको मोबाइल फोन का ही क्या मानेंगे, डिलेड पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन, डिलेड पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन का क्या मानेंगे, इंटरेस्ट मानेंगे। तो नॉर्मल इंटरेस्ट हो या एडिशनल इंटरेस्ट हो, पीनल इंटरेस्ट हो, ये सभी उस मोबाइल फोन की ही वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी, डिलेड पेमेंट ऑफ क्या है, कंसीडरेशन का। अब इसमें मान लीजिए एक्स ने इस बार थोड़ा सा अलग काम किया, दो इनवॉइस बनाई, टू अलग अलग सेपरेट इनवॉइस बनाई। पहली इनवॉइस जो बनाई उसमें 40,000 की इनवॉइस बनाई मोबाइल फोन बेचने की, ये सोच के कि मोबाइल फोन के 40,000 पे जीएसटी लगेगा। और एक दूसरी इनवॉइस बनाई लोन की, एक्स ने ही बनाई, दिमाग लगाया खुद का कि जब उसको समझ में आया कि मैं सिंगल इनवॉइस बनाता हूं तो जो भी इंटरेस्ट चार्ज करता हूं, ठीक है, नॉर्मल वाला इंस्टॉलमेंट में और एडिशनल वाला पीनल इंटरेस्ट भी, वो सब वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन रहा है और उस पर भी मेरे को मोबाइल फोन की रेट से जीएसटी देना पड़ रहा है। तो अब इसने दो इनवॉइस बनाई, एक इनवॉइस मोबाइल फोन बेचने की 40,000 और दूसरी बनाई कि मैंने वाई को लोन दिया और उससे मैं नॉर्मल ब्याज और एडिशनल ब्याज दोनों क्या कर रहा हूं, ले रहा हूं। एडिशनल तो तब लूंगा जब वो इंस्टॉलमेंट टाइम पे क्या नहीं करेगा, पे नहीं करेगा। तो उसने क्या करा, दूसरी इनवॉइस बनाई कि मैंने वाई को लोन दिया है, मैंने वाई को क्या दे दिया है, लोन दे दिया है। वो 40,000 का मोबाइल फोन खरीदने के लिए मैंने उसको क्या दे दिया, लोन दे दिया है 2.5% की रेट। रेट रेलेवेंट नहीं है सर्कुलर समझने के लिए कि हमने उससे नॉर्मल ब्याज भी लिया और एडिशनल ब्याज 500 रुपए पर मंथ तो तब लेंगे जब वो टाइमली पेमेंट नहीं करेगा। अब वो कहता है कि अब ये जो ब्याज है, अब ये मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनना चाहिए, ये मेरे क्या होना चाहिए, एग्जेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि इस केस में मैंने उसको लोन दिया है। तो इस सर्कुलर ने क्या करा, क्लैरिफाई करा। सेलर कौन है, एक्स है ना, एक्स है, तो अब वो अगर सिंगल इनवॉइस दे या फिर क्या दे, सेपरेट इनवॉइस दे, इनवॉइस किसी भी तरीके से वो क्या करे, इशू करे। और इनवॉइस इशू करके कैसे भी तरीके से वो नॉर्मल और एडिशनल इंटरेस्ट क्या करे, चार्ज करे, ठीक है ना। दोनों ही केसेस में वो मोबाइल फोन की ही वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या होगा, इंक्लूड होगा एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 और क्लॉज कौन सा डी। तो मैनर ऑफ क्या है, जो इनवॉइस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चालाकी से कुछ नहीं होगा, दोनों ही केस में ब्याज वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेंगे और उस पर मोबाइल फोन की रेट से जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्स ने का समझ में तो आ गई है, लेकिन अब एक क्लैरिफिकेशन मैं चाहता हूं। मान लीजिए ऐसा बिल्कुल है कि मैं तो सिर्फ मोबाइल फोन ही बेच रहा हूं, ठीक है, और वाई ने किसी तीसरे से, मेरे से नहीं किसी तीसरे से, मान लो एबीसी नाम है, एबीसी बैंक हो गया, एबीसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, वहां से 40,000 रुपए का लोन ले लिया। वो 40,000 रुपए मेरे को देके मेरे से मोबाइल फोन क्या कर लिया, खरीद लिया। मैंने तो 40,000 की इनवॉइस दे दी उसको। मुझे मालूम है कि अब मेरे 40,000 पे जीएसटी लगेगा, क्योंकि मैं तो नॉर्मल हो या एडिशनल हो कोई ब्याज ही क्या नहीं कर रहा, चार्ज नहीं कर रहा, मैंने तो डाउन पेमेंट पे मोबाइल बेच दिया, ठीक है। हाँ, लोन लिया है उसने किसी तीसरे से, ठीक है ना, किसी तीसरे से, बैंकिंग से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जिस किसी से भी लोन लिया है 40,000 का, और वो उस पे नॉर्मल ब्याज और एडिशनल ब्याज क्या करेगा, देगा। पीनल ब्याज तो तब देगा जब वो इंस्टॉलमेंट का टाइमली पेमेंट नहीं करेगा। अब यहां पर ये जानना चाहते हैं कि ये एबीसी ने जो वाई को 40,000 रुपए का लोन दिया, जिस पे नॉर्मल इंटरेस्ट लिया और इंस्टॉलमेंट का टाइमली पेमेंट नहीं करने पे एडिशनल इंटरेस्ट और पीनल इंटरेस्ट भी क्या करा, चार्ज करा। अब उस केस में इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा। डिपार्टमेंट ने कहा ये क्वेश्चन बढ़िया है, और यहां वास्तव में क्या है, दो ट्रांजैक्शन हुई है। एक्स के साथ में तो मोबाइल खरीदने की हुई है और एबीसी से क्या है, लोन लेने की हुई है। और लोन का जब भी ब्याज होता है ना, लोन का ब्याज होता है ना, वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, चाहे वो नॉर्मल ब्याज हो, चाहे वो एडिशनल ब्याज हो, पीनल ब्याज हो, ठीक है। तो अगर आपने एक्स से सिर्फ मोबाइल खरीदा, एबीसी से क्या लिया, लोन लिया है, तो उसको जो एबीसी को ब्याज दोगे वो एंट्री नंबर 27 एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन से क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हमने कहा बात यहां पर समझ में आ गई है। हमने कहा एक बात और, ये एबीसी से क्या लिया, लोन लिया। उस एबीसी ने लोन देने के लिए कोई प्रोसेसिंग फीस, फाइल चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, फलाना चार्जेस, डिमाका चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस, ये क्या करे लिए, तो क्या वो चार्जेस भी एंट्री नंबर 27 से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे? क्या उन चार्जेस को भी हम इंटरेस्ट मानेंगे? तो सर्कुलर ने, क्लैरिफिकेशन ने क्या कहा, वैसे तो इंटरेस्ट डिफाइन ही है और आपको मालूम होना चाहिए कि इंटरेस्ट की डेफिनेशन में जो लोन की सर्विस फीस होती है, प्रोसेसिंग फीस होती है, जो भी अदर चार्जेस होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होते हैं, फाइल चार्जेस होते हैं, वो इंटरेस्ट में इंक्लूड नहीं होते हैं, वो इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए वो एंट्री नंबर 27 से एबीसी के लिए क्या नहीं होंगे, एग्जम्प्ट नहीं होंगे, एग्जम्प्ट नहीं होंगे। हमने कहा बस इसका लास्ट एक क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्या ये एडिशनल इंटरेस्ट और पीनल इंटरेस्ट जो होता है,
क्या ये एग्रीइंग टू टॉलरेट एन एक्ट सेपरेट सप्लाई ऑफ सर्विस का कंसीडरेशन है? डिपार्टमेंट ने कहा ये तो पूछना ही नहीं चाहिए था। दोनों केस में हमने बता दिया, पहले केस में तो वो मोबाइल फोन की वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बना, और दूसरे केस में वो लोन का इंटरेस्ट था वो एग्जेम्प्ट हुआ। इसका मतलब एडिशनल इंटरेस्ट जो है और जो पीनल इंटरेस्ट है, एडिशनल और पीनल इंटरेस्ट नहीं है, कंसीडरेशन नहीं है बाबा, वो कंसीडरेशन नहीं है। ठीक है, एग्रीइंग टू टॉलरेट एन एक्ट का वो कंसीडरेशन नहीं है, वो शेड्यूल सेकंड पैरा 5 क्लॉज ई से सेपरेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का कंसीडरेशन नहीं है। ठीक है ना, नहीं है। तो हमने कहा अब ये सर्कुलर क्लैरिफिकेशन हमको समझ में आ चुका है। यस तो आइए नेक्स्ट सर्कुलर हम करते हैं। नेक्स्ट सर्कुलर क्या है? नेक्स्ट सर्कुलर में मिनिस्ट्री है। अब आप कहेंगे ये कौन सी मिनिस्ट्री है, ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, किसकी मिनिस्ट्री है? तो ये मिनिस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स की एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। ठीक है, जिससे हमारा भीम, यूपीआई ये सारे पेमेंट हो रहे हैं, डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं। तो वो कौन देख रहा है उसको देख रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। हमने कहा बात समझ में आ गई। ठीक है, ये जो मिनिस्ट्री है ये इंसेंटिव्स दे रही है। अरे हमने कहा हमें भी चाहिए इंसेंटिव, तो इन्होंने कहा हम आपको नहीं, ये इंसेंटिव्स दे रही है एक्वायरिंग बैंक को। अब क्वेश्चन बनना ये एक्वायरिंग बैंक क्या होती है? तो देखिए पीओएस मशीन देखी होगी, ठीक है, जिसपे आप कार्ड क्या करते हैं, स्वैप करते हैं। एक्वायरिंग बैंक क्या होती है? एक्वायरिंग बैंक जो होती है, जो पेयर होता है उसके बैंक से पेमेंट लेती है, और जो रिसिपेंट होता है जिसको पेमेंट लेना होता है उसके बैंक को क्या करती है? पेमेंट देती है। ठीक है, तो जो पेमेंट करने वाला होता है, जैसे पेट्रोल पंप पे आपने फ्यूल लिया, आपने कार्ड क्या करा, स्वैप करा, तो जिस बैंक की वो पीओएस मशीन होती है वो एक्वायरिंग बैंक कहा जाता है। वो आपके बैंक से पैसा लेके और पेट्रोल पंप वाले के बैंक को क्या देता है? पैसा देता है। और उसके लिए एक्वायरिंग बैंक के और पेट्रोल पंप वाले के बैंक को क्या देता है? पैसा देता है। और उसके लिए एक्वायरिंग बैंक अपना कमीशन क्या करता है? चार्ज करता है। अब यहां पर बात यह है कि ये जो मिनिस्ट्री है ना इलेक्ट्रॉनिक्स वाली और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली, ये इंसेंटिव दे रही है उस एक्वायरिंग बैंक को। लेकिन ये इंसेंटिव तभी दे रही है जब पेमेंट रुपे डेबिट कार्ड से हो रहा हो। ठीक है, बाकी सभी कार्ड से नहीं, बाकी सभी कार्ड पे तो कमीशन मिल रहा है। ठीक है, जब रुपी डेबिट कार्ड से या भीम यूपीआई से, जब आप भीम यूपीआई से क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्वायरिंग बैंक को क्या देती है? इंसेंटिव देती है। इंसेंटिव देती है क्यों? तो प्रमोशन हो सके किसका? रुपे डेबिट कार्ड का। रुपे डेबिट कार्ड का क्या हो सके? प्रमोशन हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग रुपे डेबिट कार्ड क्या करें? यूज करें, भीम यूपीआई से क्या करें? पेमेंट करें। इसलिए वो इंसेंटिव दे रही है। अब क्वेश्चन है इंसेंटिव क्यों दे रही है? उनको तो वैसे ही कमीशन मिलता है। तो अब इस बात को समझिए, कमीशन नहीं मिलता है, कमीशन नहीं मिलता है, प्रोहिबिशन लगी हुई है। ठीक है, क्या लगी हुई है? प्रोहिबिशन लगी हुई है कि जब भी कभी रुपे डेबिट कार्ड से और भीम यूपीआई से क्या होगा? पेमेंट होगा, तो जो एक्वायरिंग बैंक होगी, वो किसी भी तरह का क्या नहीं कर सकती? चार्ज नहीं ले सकती। ठीक है, तो प्रोहिबिशन लगा हुआ है, किसी भी तरह का क्या नहीं ले सकती? चार्ज नहीं ले सकती। ठीक है ना, किससे? जो पेमेंट कर रहा है और जो पेमेंट क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है, दोनों में से किसी से भी कोई भी चार्ज नहीं ले सकती अगर रुपे डेबिट कार्ड है। ठीक है, तो ऐसे में एक्वायरिंग बैंक को कुछ भी कमीशन, कोई भी चार्ज नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में उनको क्या दिए जा रहे हैं? इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, सो दैट रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन क्या हो सके? प्रमोट हो सके, उनका प्रमोशन हो सके। इसलिए उनको क्या दे रहे हैं? इंसेंटिव दे रहे हैं। अब ये क्वेश्चन बनता है, क्या उस इंसेंटिव पे जीएसटी लगेगा? तो सर्कुलर ने कहा अरे भाई ये इंसेंटिव कौन दे रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। तो क्लैरिफिकेशन ने कहा कि एक्वायरिंग बैंक ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई सर्विस दी है क्या? हमने कहा नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने कोई सर्विस नहीं दी। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विस नहीं दी, तो उनसे जो इंसेंटिव मिल रहा है वो किसी सप्लाई ऑफ सर्विस का कंसीडरेशन हो ही नहीं सकता। इसलिए ये जो इंसेंटिव है, ये इंसेंटिव कोई कंसीडरेशन है ही नहीं, ये किसी सप्लाई ऑफ सर्विस का कंसीडरेशन है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई सप्लाई ऑफ सर्विस करी ही नहीं है एक्वायरिंग किसने? बैंक ने। तो उनसे मिलने वाला इंसेंटिव कोई सप्लाई ऑफ सर्विस का कंसीडरेशन नहीं हो सकता। तो फिर क्या है? अरे ये और कुछ नहीं, सब्सिडी है। ये इज इन नेचर ऑफ क्या? सब्सिडी है। और एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 और क्लॉज ई
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मिलने वाली जो क्या होती है सब्सिडी होती है, वो कभी भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनती है। 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ई, अगर आपको सब्सिडी मिल रही है, इंसेंटिव है जो इन द नेचर ऑफ कौन सी है सब्सिडी है, किससे मिल रही है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रही है। किसको मिल रही है, एक्वायरिंग बैंक को मिल रही है। अरे क्यों मिल रही है, प्रमोशन के लिए। क्या प्रमोशन करना है, रुपए डेबिट कार्ड का, भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन का प्रमोशन करना है। तो वो इन नेचर ऑफ क्या है सब्सिडी है, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगी। तो उसमें जीएसटी का कोई भी क्वेश्चन क्या नहीं होता है, अराइज नहीं होता है। हमने कहा बात हमको अच्छे से समझ में आ चुकी है। चलिए नेक्स्ट सर्कुलर करते हैं। नेक्स्ट सर्कुलर है हमारा इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज। जैसे हेड ऑफिस अपने ब्रांच ऑफिसेस को, हेड ऑफिस अपने ब्रांच ऑफिसेस को सर्विसेज देगा, तो उन सर्विसेज को क्या कहलाएंगे, इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज से तो कहलाएंगे। उसको लेके ये क्या है सर्कुलर है। अब देखते हैं क्लैरिफिकेशन क्या है। अब जब भी आप अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को, अपने रिलेटेड पर्सन को आप सप्लाई करते हैं, तो उस केस में वैल्यूएशन रूल 28 होता है। और रूल 28 बोलता है कि अगर आपका डिस्टिंक्ट पर्सन, आपका रिलेटेड पर्सन एलिजिबल है फुल आईटीसी के लिए, वहां का सेकंड प्रोवाइजो जो कि ऑप्शनल नहीं है, वो प्रोवाइजो क्या कहता है रूल 28 का, कि अगर डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन बीइंग रिसिपेंट अगर एलिजिबल है फुल आईटीसी के लिए, तो फिर इनवॉइस में जो भी वैल्यू आप डिक्लेयर करोगे, इनवॉइस में जो भी वैल्यू डिक्लेयर करोगे, उसी को ही हम ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे और वही आपकी क्या बन जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगी। अब क्वेश्चन ये, हेड ऑफिस ने ब्रांच ऑफिस को इंटरनली जनरेटेड क्या दी, सर्विस दी। ब्रांच ऑफिस एलिजिबल है फुल आईटीसी के लिए, हेड ऑफिस ने उसकी इनवॉइस बनाई, और जब इनवॉइस बनाई तो उस सर्विस को देने में जो कॉस्ट इनकर्ड हुई, उस कॉस्ट के कुछ कंपोनेंट को उसने इनवॉइस में इंक्लूड ही नहीं करा। जैसे कि वो सर्विस देने में जिन लोगों ने काम किया, तो उसकी सैलरी को जोड़ा ही नहीं, ठीक है ना, जोड़ा ही नहीं। जो भी कंपोनेंट ऑफ क्या थे, कंपोनेंट थे कॉस्ट के, उस सर्विस को प्रोवाइड करने में जो थे, वो उन्होंने उसको इंक्लूड ही नहीं किया। अब इस केस में क्या होगा, तो सर्कुलर ने कहा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जब वो एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी है, तो इनवॉइस में आपने क्या इंक्लूड करा, क्या इंक्लूड नहीं करा। सेकंड प्रोवाइजो क्या बोल रहा है, जितनी भी अमाउंट डिक्लेयर करोगे इनवॉइस में, उसी को ही हम आपकी ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे और वही वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। तो फर्क ही नहीं पड़ता है कि हेड ऑफिस ने कंपोनेंट ऑफ सर्विस जो सर्विस दी है, उसके अंदर जो कॉस्ट कंपोनेंट था इनवॉइस में इंक्लूड करा या नहीं करा। हमने कहा बात समझ में आ गई। अब हमने कहा अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए जो हमारा ब्रांच ऑफिस है, उसको जो इंटरनली जनरेटेड सर्विस दी, अगर वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल है फॉर फुल आईटीसी के लिए, तो अब तो सेकंड प्रोवाइजो काम नहीं करेगा। अब क्या होगा, डिपार्टमेंट ने कहा बहुत सिंपल है, ओके रूल 28 बोलता है कि ओपन मार्केट क्या लेंगे, वैल्यू लेंगे, तो बस उस सर्विस की क्या लेंगे, ओपन मार्केट वैल्यू लेंगे। हमने कहा अब जब इनवॉइस इश्यू करी, अब जो इनवॉइस हेड ऑफिस ने ब्रांच ऑफिस को इनवॉइस इश्यू करी, जहां ब्रांच ऑफिस एलिजिबल नहीं है फुल आईटीसी के लिए, तो उस इनवॉइस में उन्होंने उस सर्विस को देने में जो कॉस्ट इनकर्ड हुई, उसके कुछ कंपोनेंट को इंक्लूड नहीं करा। अब क्या होगा, डिपार्टमेंट ने कहा कुछ नहीं होगा भाई, इनवॉइस में क्या वैल्यू डिक्लेयर करी, अब इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, हमको तो उस सप्लाई ऑफ सर्विस की क्या लेनी है, ओपन मार्केट वैल्यू लेनी है। तो डिपार्टमेंट ने सर्कुलर के थ्रू समझाया कि अगर रिसिपेंट आपका एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी है या एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच ऑफिस को जो इनवॉइस दी, उसमें जो कॉस्ट का कंपोनेंट था, एग्जांपल एम्प्लॉय कॉस्ट को इंक्लूड करा या इंक्लूड नहीं करा है इनवॉइस इश्यू करते समय, फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, अगर वो एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी है, तो इनवॉइस में जो वैल्यू डिक्लेयर करोगे उसी को ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे, और अगर वो एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी नहीं है, तो फिर उस सप्लाई की हम ओपन मार्केट वैल्यू लेंगे, इनवॉइस वैल्यू वैसे ही नहीं लेंगे। तो हमने कहा बिल्कुल समझ में आ चुकी है, समझ में आ गई। अब हमने डिपार्टमेंट से वन मोर क्वेश्चन पूछा, मान लेते हैं जो हमारा हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस है, मान लेते हैं हमारा जो क्या है ब्रांच ऑफिस है, रिसिपेंट है, वो एलिजिबल है फॉर फुल आईटीसी के लिए, लेकिन हेड ऑफिस ने इनवॉइस इशू ही नहीं करी। भाई आपने तो कहा था इनवॉइस में जो वैल्यू डिक्लेयर करोगे उसको ओपन मार्केट वैल्यू मानेंगे, मैं तो कह रहा हूं हेड ऑफिस ने ब्रांच ऑफिस को इनवॉइस ही क्या नहीं करी, नॉट इशूइंग क्या है टैक्स इनवॉइस, उसको इनवॉइस इशू नहीं करी। अब इनवॉइस इशू नहीं करी तो इनवॉइस में वैल्यू डिक्लेयर नहीं है, तो अब क्या लोगे, डिपार्टमेंट ने कहा इसका भी सॉल्यूशन है। अगर आपने इनवॉइस इशू ही नहीं करी, इसका मतलब कोई वैल्यू डिक्लेयर ही नहीं करी, और
और जब आपने वैल्यू डिक्लेयर ही नहीं करी, इसका मतलब क्या हो गया है, नील है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। ओके, और वही नील वैल्यू उसकी क्या मान ली जाएगी, ओपन मार्केट वैल्यू मान ली जाएगी। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई डीम टू बी डिक्लेयर्ड एज नील, माना जाएगा कि आपने नील वैल्यू डिक्लेयर करी है और उसी नील को क्या मान लेंगे, उसकी ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे। अगर हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस को इनवॉइस इश्यू नहीं करता है और ब्रांच ऑफिस एलिजिबल है फुल आईटीसी के लिए, तो फिर उसको हम मान लेंगे कि डीम वैल्यू डिक्लेयर करिए नील, और वही नील क्या बन जाएगी, ओपन मार्केट वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, ओपन मार्केट वैल्यू बन जाएगी। वन मोर थिंग, एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 और क्लॉज हमारा सी था। ओके, अगर सप्लायर जो भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कमीशन, पैकिंग के नाम से चार्ज कर रहा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। अगर सप्लायर ने कोई भी चीज करी है, एनीथिंग डन करा है, और उसके लिए जो भी अमाउंट चार्ज करा है, बस ध्यान रखना है एनीथिंग डन कब करा है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बिफोर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ सप्लाई, उससे और उससे पहले पहले जो भी करा और सप्लायर चार्ज कर रहा है, तो वो वैल्यू का पार्ट बनेगा। इसका मतलब है अगर सप्लायर गाड़ी बेच रहा है, आपसे वारंटी के समय, सप्लाई करते समय उस समय वारंटी के पैसे ले रहा है, वो गाड़ी की वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। मान लीजिए खरीदने वाले ने एडिशनल वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी क्या कर ली है, ले ली है किस, और उसका पेमेंट सप्लायर को ही कर रहा है, डीलर को ही कर रहा है, कार बेचने वाले को ही कर रहा है, और ये एक्सटेंडेड वारंटी कब ले ली उसने, कब ऑप्ट कर ली है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ क्या है, सप्लाई ले ली, तो ये भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। लेकिन अगर ये जो एडिशनल वारंटी है और एक्सटेंडेड वारंटी है, अगर ये किसी थर्ड पार्टी से लेता है, अगर ये क्या करता है, थर्ड पार्टी से लेता है, तो ये जो उसने क्या करा है, पेमेंट करा है, ये उस थर्ड पार्टी की सप्लाई ऑफ सर्विस का क्या बनेगा, कंसीडरेशन बनेगा, डीलर की गाड़ी की वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। गाड़ी की वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट कब बनता, जब ये अमाउंट सप्लायर क्या करता, खुद लेता और बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई ही करके देता। ओके, तीसरा केस, मान लीजिए डीलर को ही आपने दिया एडिशनल वारंटी, एक्सटेंड वारंटी, लेकिन गाड़ी को बेचने के बाद में, गाड़ी को बेचने के बाद में 6 महीने बाद, 1 साल बाद आता है और वो कहता है कि वारंटी, एक्सटेंड वारंटी दे दो, दिया सप्लायर को ही है, लेकिन ये जो एक्सटेंड वारंटी करके दी है, ये आफ्टर सप्लाई करके दी है, और आफ्टर सप्लाई करके दोगे तो ये गाड़ी की वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। तो आफ्टर सप्लाई एक्सटेंडेड वारंटी है तो वो गाड़ी की वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई है, लेकिन थर्ड पार्टी से आपने करवाया तो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। तो इसी के साथ में हमने क्या करा है, वैल्यूएशन से रिलेटेड जो हमारे क्या थे, सर्कुलर्स थे, उसको वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन पूछ के और उनके सॉल्यूशन लेके इंटरेस्टिंग वे के अंदर हमने इसको क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। आपको क्या रिक्वायर्ड है,